रूस में आर्थिक संकट इतना गंभीर है कि पुतिन अब रूसियों को देश छोड़ने से मना कर रहे हैं। देखिए, रूस की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों ने सिर्फ जिंदा रहने के लिए बड़े पैमाने पर छंटनी शुरू कर दी है, जिससे वही संकट पैदा हो गया है जिसे पुतिन झेल नहीं सकते। रूसियों को जंग के लिए दोषी ठहराने से रोकने के लिए पुतिन ने क्रेमलिन टीवी पर एक नया चौंकाने वाला नियम लागू किया है। अब मंदी शब्द को आधिकारिक रूप से बैन कर दिया गया है, लेकिन यह राजनीतिक घबराहट काम नहीं आ रही है। जैसे ही लाखों रूसी लोग नौकरियों की तलाश में दूसरे देशों की सीमा की ओर बढ़ रहे हैं, पुतिन अब मजबूरी में नागरिकों के रूस छोड़ने पर पाबंदी लगाने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसका कारण सीधा है, उन्हें अपनी कमजोर होती सेना को बनाए रखने के लिए इन लोगों की जरूरत है। ऐसा लगता है पुतिन हर समस्या का हल तानाशाही में देखते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा शुरू किया जो खत्म नहीं कर सकते और अब रूसी नागरिक परेशान हैं। रूस की आर्थिक गिरावट जारी है। एक पावर प्लांट के 60 कर्मचारी महीनों से वेतन न मिलने के बाद सामूहिक आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं कि वे कूदकर अपनी जान दे देंगे। जब ऐसी स्थितियां पूरे देश में फैल रही हैं, तो रूसी मीडिया में क्रेमलिन के वफादार भी आर्थिक संकट के बारे में बात करने से नहीं बच सकते। उनकी कल्पित वास्तविकता में, इस कल्पित वास्तविकता में दो तिमाही जैसी कोई चीज नहीं है। मंदी शब्द एक बुरा शब्द है नहीं, यह बहस का विषय है। बिल्कुल, यह बहस का विषय है। लेकिन किसी भी व्यवसाय से बात करें, वे बताएंगे कि वे आज कैसे जी रहे हैं। वाकई शानदार है ना? यह शानदार होगा, है ना? यह सब कुछ बहुत शानदार है, हर चीज बस शानदार है। और जब वे लोगों को नौकरी से निकालना शुरू करेंगे तो वे कहेंगे, आप मुझसे क्या चाहते हैं? क्या मैं महंगाई के लिए जिम्मेदार हूं? खैर, फिर से शायद कोई एक बार फिर मेरी शिकायत करने दौड़ पड़ेगा, लेकिन बेहतर होगा कि आप यहां आकर अपना नजरिया साझा करें। स्वागत है, मैं आपको हर बार आमंत्रित करता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि आप उससे ऊपर हैं। हम कौन हैं? सच में लोगों को कुछ भी समझने की जरूरत क्यों है? मुझे लगता है कि मैं एक बार पुतिन की बात सुनूंगा। इसे मंदी नहीं, छुट्टी कहें। शायद यह शब्द उस चीज के लिए सही हो जिसके बारे में हम बात करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई रूसी कंपनियां, जिनमें सरकारी कंपनियां भी हैं, अपने कर्मचारियों को अतिरिक्त अनिवार्य छुट्टियां दे रही हैं। बस बुरी बात यह है कि ये छुट्टियां बिना वेतन के हैं। चलिए रूस के सबसे बड़े नियोक्ता रूसी रेलवे से शुरू करते हैं। वे लगभग 70,000 लोगों को रोजगार देते हैं और अब वे अपने कर्मचारियों से कह रहे हैं कि वे अपने खर्चे पर 3 अतिरिक्त छुट्टियां लें। तकनीकी रूप से यह छंटनी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से सभी की कमाई कम हो जाएगी। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? खैर, वजह सीधी है। वे पैसे खो रहे हैं क्योंकि हर जगह मांग कम हो गई है। रूसी रेलवे को अक्सर रूसी अर्थव्यवस्था का आईना कहा जाता है। जब भी रूसी संसाधन उद्योग अच्छा करता है, रेलवे ट्रैफिक की मांग भी ज्यादा होती है। लेकिन जब भी रूसी संसाधन उद्योग को झटका लगता है, रेलवे को भी झटका लगता है। आइए उन उद्योगों को जानें जिन पर रूसी अर्थव्यवस्था निर्भर है। कोयला उद्योग, जिसमें लगभग 1,50,000 लोग काम करते हैं, गिरते निर्यात और कम दामों की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। रूसी उप प्रधानमंत्री के अनुसार इस उद्योग की 30 कंपनियां, जिनमें करीब 15,000 लोग काम करते हैं, दिवालिया होने के खतरे में हैं। इसके अलावा पूरा उद्योग भी अच्छी स्थिति में नहीं है। कुल नुकसान पिछले साल पूरे साल के मुकाबले 2 गुना है और 65% कंपनियां घाटे में चल रही हैं। स्टील उत्पादन उद्योग में भी यही हो रहा है। पिछले साल रूस दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टील उत्पादक था और इस साल कंपनियां दिवालिया हो रही हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि रूसी सरकार उन्हें उनके कर्ज के भुगतान में राहत देने पर विचार कर रही है ताकि वे दिवालिया न हो जाएं। और जाहिर है, हम रूसी संसाधन उद्योग के बड़े बॉस तेल और गैस क्षेत्र को नहीं भूल सकते। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, यूक्रेनी ड्रोन, या मेरा मतलब है यूक्रेनी प्रतिबंध तेल और गैस कंपनियों को बहुत जोरदार झटका दे रहे हैं। जब रिफाइनरियां जल रही होती हैं तो कर्मचारी आमतौर पर काम पर नहीं आते और उन्हें उस समय के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं, जो एक ऐसे देश में समस्या है जहां जरूरी चीजों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब तो रूसी मीडिया भी उस चीज पर ध्यान देने लगी है जिसके बारे में पुतिन बात नहीं कर रहे हैं, और वह है रूसी तेल अर्थव्यवस्था। देखिए, रूसी अखबार ने पिछले हफ्ते क्या कहा था।
चारा कितने का आता है? ये मुश्किल समय है, आप जानते हैं, ये आसान नहीं है। राज्य सांख्यिकी एजेंसी के अनुसार रूस की जीडीपी वृद्धि 2024 की चौथी तिमाही में वार्षिक आधार पर 45% से घटकर 2025 की पहली तिमाही में 14% रह गई और दूसरी तिमाही में केवल 11% थे। जनवरी से मार्च के बीच थोक व्यापार की मात्रा साल दर साल 4% घट गई। जल आपूर्ति संकेतक 2% गिरे। खनन, जो रूस की जीडीपी का लगभग 15% हिस्सा बनाता है, 1% की कमी आई। साल के पहले 6 महीनों में माल ढुलाई का कारोबार साल दर साल 0.3% घट गया। रेल माल परिवहन में 6.6% और समुद्री बंदरगाहों में 5.4% की गिरावट दर्ज हुई। यह सब रूस के लिए सबसे महत्वपूर्ण खनन और विनिर्माण उद्योगों में आई गिरावट का सीधा परिणाम था। अब रूसी समस्याएं केवल संसाधन उद्योग तक ही सीमित नहीं हैं। रूसी ऑटोमोबाइल निर्माता भी उतनी ही मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। गोरकी ऑटोमोबाइल प्लांट, 20,000 कर्मचारी, और अवतोवॉस, रूस की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माता, लगभग 40,000 कर्मचारी, दोनों ने 4 दिन का कार्य सप्ताह अपना लिया है। अब यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी आय फिर से घट रही है और वे इतने लोगों को वेतन देने में सक्षम नहीं हैं। लोगों को नौकरी से निकालने की बजाय वे उन्हें कम काम पर स्विच कर रहे हैं। इस तरह उन्हें कम वेतन देना पड़ता है। खर्चे कम करने के लिए ये एक बेहतरीन अकाउंटिंग ट्रिक है, बिना लोगों को निकाले। अब ये सब बुरा था, लेकिन कुछ रूसी सहयोगी भी पुतिन के खिलाफ होने लगे। ये हमने एक पिछले वीडियो में कवर किया है। लेकिन कजाकिस्तान ने हाल ही में अपनी सीमा पर पश्चिमी प्रतिबंधों को लागू करना शुरू कर दिया है। यानी चीन से प्रतिबंधित सामान ले जाने वाले ट्रक अब सीधे रूस में नहीं जा सकते। लेकिन इसका एक द्वितीयक प्रभाव भी हो रहा है, जहां कई रूसी व्यवसाय जो समय पर डिलीवरी पर निर्भर थे, अब खाली शेल्फ और बेचने के लिए कुछ भी नहीं होने की स्थिति में फंस गए हैं। हमने कुछ व्यवसाय देखे हैं जो रूसी अदालतों में गए या दिवालिया हो चुके हैं। उन्हें अनुबंध पूरे करने के लिए ट्रकों से सामान चाहिए था, लेकिन अब समय पर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कानूनी समस्याएं हो रही हैं। रूसियों के लिए जीवन बहुत कठिन हो गया है। उन्हें नौकरियों से निकाला जा रहा है और नई नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अगर उनके पास नौकरी है तो वेतन कम हो रहा है या उन्हें बिल्कुल भी वेतन नहीं मिल रहा है। इस दौरान वे व्यवसाय शुरू नहीं कर सकते क्योंकि सप्लाई चेन बिगड़ गई है। ऐसी स्थिति में कोई सामान्य व्यक्ति क्या करता है? वे एक बेहतर जगह जाना चाहते हैं। यही पुतिन कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। पुतिन ने लाखों रूसी नागरिकों को देश छोड़ने से रोक दिया है। इस प्रतिबंध के पीछे कारण सीधा है। पुतिन को अपनी भूखी सेना के लिए लोगों की जरूरत है और इसका मतलब है कि वे देश छोड़कर नहीं जा सकते। कुछ हफ्ते पहले पुतिन ने आक्रमण के बाद सबसे बड़े भर्ती आदेशों में से एक पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने 1,35,000 रूसियों को सैन्य सेवा में शामिल होने का आदेश दिया। अब यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि देना चाहता हूं कि रूस में सैन्य सेवा कैसे काम करती है। देखिए, जिन सैनिकों को पुतिन भर्ती कर रहे हैं उन्हें मोर्चे पर नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर युद्ध घोषित नहीं किया है। इसका मतलब है कि ये लोग सक्रिय युद्ध में नहीं जा सकते या रूस की सीमाओं को भी पार नहीं कर सकते। रूस के लिए यह सिर्फ एक विशेष सैन्य अभियान है और इसका मतलब है कि पुतिन को इन भर्ती किए गए सैनिकों को मोर्चे पर भेजने के लिए कुछ नया तरीका अपनाना होगा। अरे, आप लोग चिंता मत करो, यही तो पुतिन ने अपने केजीबी के दिनों में सीखा था। लोगों से वे चीजें कैसे पाएं जो वे नहीं देना चाहते। पुतिन ने अपने रूसी कमांडरों को आदेश दिया है कि वे इन युवा सैनिकों के खिलाफ अपनी मनाने की कला का इस्तेमाल करें ताकि वे फ्रंट लाइन पर जाने के लिए वॉलंटियर कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन कर दें। इन मनाने की कलाओं में आपकी आम केजीबी रणनीतियां, डराना धमकाना, यातना देना और यहां तक कि अपहरण करना भी शामिल है। इन सब के बाद लगभग हर सैनिक स्वेच्छा से साइन करने और कॉन्ट्रैक्ट सोल्जर बनने के लिए तैयार हो जाता है। एक बार जब वे ऐसा कर लेते हैं तो उनकी जिंदगी पुतिन के हाथ में होती है। लेकिन इन सब में भी कुछ सकारात्मक बातें हैं। जैसा कि हम अब तक बात कर रहे हैं, कोई भी सैनिक जो रूस के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में शामिल होता है, उसे बोनस के रूप में लाखों करोड़ों रूबल मिलते हैं और लड़ाई के लिए वे सचमुच एक रात में करोड़पति बन जाते हैं। असल में
यही तो प्रचार का हिस्सा है, ताकि कुछ लोग स्वेच्छा से सैन्य भवन के दरवाजे पर आएं और अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। लेकिन देखिए, जैसा कि पूर्व राष्ट्रपति और जनरल आइजनहावर ने एक बार कहा था, रूसी वादा किसी काम का नहीं है। खैर, इन रूसी सैनिकों को यह बात कड़वे अनुभव से पता चलती है। इसे खुद एक रूसी सैनिक से सुनिए। पैसे कहाँ हैं? कुछ साल पहले मैंने मिलिशिया को संदेश भेजा था कि हमें कुछ पैसे कमाने चाहिए। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि तुम्हारी जेबें सोने से भरेंगी। अब तो सब कुछ टुकड़ों में है, उल्टा हो गया है। इसके अलावा तुमने अलग अलग बैंकों से भी 70,000 का कर्ज लिया है। हर दिन वे मुझे फोन करते हैं और मेरे पैसे मांगते हैं, लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मेरी पत्नी कहती है, तुम पैसे वापस नहीं कर रहे। तुम्हारे पैसे खत्म हो रहे हैं। मैं 24 दिन लगातार हारा। मैंने पत्नी और बच्चों को 12 मिलियन रूबल दे दिए। कैट्रा मिलियंस, उन्होंने कहा। वे रोज 3 बार आते थे। अगर वह मरता तो मैं पैसे दे देता। नर्क पहुंचने के बाद फर्क नहीं पड़ता। उसने शादी क्यों की? बेहतर होता कि उसे पेड़ से बना देते, लेकिन कम से कम घर में तो बैठता। तो इसलिए आपने यह अनुबंध साइन किया। हां, ठीक है, जब ऐसी कहानियां गांवों में फैलने लगती हैं तो रूसी भर्ती की संख्या बहुत कम हो जाती है। तो पुतिन ने एक नई रणनीति लागू की है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर क्लिप में देख सकते हैं, रूसी पुलिस अब बस रूसी सड़कों से लोगों को उठा रही है और उन्हें मोर्चे पर भेज रही है, और उनके पास ऐसा करने के लिए काफी प्रोत्साहन भी है। पुतिन ने घोषणा की है कि हर नागरिक को जबरन सेना में भर्ती कराने पर सभी पुलिस अधिकारियों, एफएसबी एजेंट्स, नेशनल गार्ड्स, अभियोजकों और यहां तक कि जेल के गार्ड्स को भी $1,130 का बोनस मिलेगा। अब यह फिर से एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है, और अगर तुलना करें तो एक रूसी पुलिस अधिकारी की शुरुआती सैलरी लगभग $300 प्रति माह होती है। मिड लेवल पुलिस अधिकारी को लगभग $500-800 मिलते हैं, और फिर एक उच्च स्तरीय पुलिस अधिकारी या यहाँ तक कि कुछ बड़े शहरों के अधिकारी भी प्रति माह $800 पाते हैं। लेकिन दूसरी ओर वे सिर्फ एक नागरिक को इस युद्ध में शामिल होने के लिए मनाने पर लगभग $1,100 कमा सकते हैं। यह बड़ा प्रोत्साहन है, पर समस्या है कि पुतिन शायद अपने वादों के अनुसार भुगतान नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था, युद्ध जीतने के लिए 3 चीजें चाहिए: पैसा, पैसा, पैसा। और ऐसा लगता है कि रूस के पास ये तीनों चीजें खत्म होती जा रही हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे रूसी अर्थव्यवस्था विश्लेषण और उसकी वर्तमान स्थिति को जरूर देखें। आप ऐसा अपनी स्क्रीन पर एंड स्क्रीन पर क्लिक करके कर सकते हैं।